A very good morning to everyone. I hope you all are fit and fine. So today we are moving on our next segment, that is business environment, lesson number 3 of business studies. Here is some topics which we are going to study in this further chapter. सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कि रियलिस्टिक में बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। तो हम सब ने अपनी 12th क्लास में पूरा एक चैप्टर पढ़ा है, वो भी चैप्टर नंबर 3 ही था हमारे 12th क्लास में बिज़नेस एनवायरनमेंट का। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट होता क्या है, पहले तो कि हमारी कंपनी में क्या होता है ना, कुछ एक्सटर्नल और कुछ इंटरनल फोर्सेस होते हैं। इंटरनल आपको पता है, मैंने आपको अकाउंटिंग में भी पढ़ाया था। इंटरनल जैसे हमारे कस्टमर्स हो गए, हमारे अंदर एम्प्लॉयज़ हो गए, ये सब। और एक्सटर्नल होते हैं जैसे कि आप कह सकते हो कस्टमर्स, क्लाइंट्स और गवर्नमेंट हो गई, ये सब कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। जब ये मिलकर हमारी कंपनी पे एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स लगते हैं हमारी कंपनी में, जो हमारी कंपनी के एक्सचेंज और इंचेंज में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। अब ये इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं हमारी कंपनी को, किसी भी कंपनी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इनका काम क्या होता है। तो कम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस, मैंने आपको बताया कि ये कम्बिनेशन होता है, इंटरनली भी ये अफेक्ट होता है, एक्सटर्नली भी अफेक्ट होता है। तो इंटरनली 3 तरीके से होता है, दैट इज़ माइक्रो, मेसो एंड मैक्रो। माइक्रो होता है जो छोटे स्तर पर, जो कई एक आध फर्म को इम्पैक्ट कर सकती है, लाइक वो फर्म के अंदर के ही लोग होते हैं। फिर आते हैं हमारे पास मेसो फैक्टर्स। मेसो फैक्टर्स जो है वो सारी इंडस्ट्रीज़ को करती है, बट वो सिर्फ इंडस्ट्रीज़ होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर, जैसे कि आप कह सकते हो कपड़ों की कोई इंडस्ट्री है, सिर्फ उसको अफेक्ट कर रही है, तो एक इंडस्ट्री को अफेक्ट करती है, उसके कस्टमर्स आप बोल सकते हो, लाइक दैट। अब आते हैं हम मैक्रो पे। मैक्रो आप कह सकते हो जो हर एक इंडस्ट्री को, आप कह सकते हो पूरी इकोनॉमी को जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, दैट इज़ गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसी ला दी जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई लोगों को कंपनीज़ में। टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई जो पूरी की पूरी अपग्रेड टेक्नोलॉजी है, जिससे किसी को नहीं पता जिसके बारे में, तो लोग काम कैसे करेंगे, दैट इज़ द मेन कंसर्न। आगे बढ़ते हैं कि इंटरकनेक्टेड एंड कोऑर्डिनेटेड। ये कहीं ना कहीं, ये तो पता ही आपको कि कस्टमर जो है वो बिजनेस से लिंक होता है, कहीं ना कहीं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। डायनेमिक नेचर होता है इसका, डायनेमिक मीन्स होता है चेंज, चेंजेबल नेचर होता है, कभी भी बिजनेस जो है वो कहीं पर भी मोड़ ले सकता है। अनसर्टेनिटी होती है, कोई भी अनिश्चितता होती है, कोई भी फिक्सिंग नहीं होती है। कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको निश्चित करना बहुत ज़्यादा लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है। और रिलेटिव तो ये है ही, हर एक चीज़ बिजनेस में आपस में रिलेटेबल है। फर्दर वो कंपनी में के कस्टमर हो, कंपनी का बिजनेस हो, कंपनी के क्लाइंट्स हो, गवर्नमेंट हो, हर एक चीज़ रिलेटेबल है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। फर्दर हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो मैंने आपको ऊपर बताया 3 तरीके से होते हैं, माइक्रो, मेसो, मैक्रो। माइक्रो में क्या होता है, जो छोटे स्तर पे होता है, सिर्फ जो इंटरनली ही। माइक्रो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जिसको हम छोटे स्तर पे काम करते हैं ना, माइक्रो मीन्स छोटा। तो माइक्रो में जो इंटरनली ही अफेक्ट करते हैं, मैनेजमेंट को, एम्प्लॉयज़ को कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स को, या फिर आप कह सकते हो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी के अंदर, तो उनको जो छोटे स्तर पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अफेक्शन देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो। अब मेसो पे आते हैं। मेसो जो है वो मिडल लेवल पे काम करते हैं, दैट इज़ कि वो आपको एक ही इंडस्ट्री, जैसे आप कपड़ों की बात ले लो, अगर कपड़ों की इंडस्ट्री, अगर फैशन चेंज हो गया तो क्या होगा, कपड़े की एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है वहाँ पे इफेक्ट होगा। ऑल राइट, तो वहाँ पे आप कस्टमर्स बोल सकते हो, सप्लायर्स बोल सकते हो, जो बीच में इंटरमीडिएटर्स होते हैं उन्हें बोल सकते हो, कंपटीटर्स हैं, आपके सामने किसी ने दूसरी शॉप खोल ली कपड़ों की, आप पे ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ेगा। स्टेक होल्डर्स है जो हमारे वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको भी, अब 2 दुकानें हैं तो उनको पार्टीशन मिल गया, तो उसमें भी आपको स्टेक होल्डर्स को प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट आते हैं हम मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट आपको पता है, जो जैसे कोई गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी आ गई कि कपड़ों पे 10% टैक्स है, नॉट कपड़ों पे छोड़ो, मैक्रो है कि हर एक बिजनेस पे 10% की छूट है, या फिर 10% हमें वो हमें 10% टैक्स जो है वो ज़्यादा पे करेंगे। तो क्या सबके लिए, हर एक बिज़नेस के लिए होगा ये, किसी पर्टिकुलर के लिए गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी नहीं निकालती है, वो सबके लिए होगा, ऑल ओवर जितनी भी बिजनेस चल रहा है, तो सबको अफेक्ट हुआ। टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो गई, मान लो ऐसी अपग्रेड टेक्नोलॉजी आई कि लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा, वर्कर्स काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हर एक बिजनेस को इससे इम्पैक्ट होगा ऑब्वियसली। तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं एनवायरनमेंट जो हर एक बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैक्रो एनवायरनमेंट। अब हम फर्दर पढ़ते हैं बिजनेस फ्रेंडली। अब इसमें नाम में ही है बिजनेस फ्रेंडली, यानी कि जो बिजनेस के हित में काम करते हो, बिजनेस के फ़ायदे के लिए काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट। तो इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, इसको पढ़ते हैं, जैसे कि टैक्सेस एंड कंप्लायंसेस। अब टैक्सेस बिजनेस के लिए फ्रेंडली किस तरीके से होंगे, आपको पता है, जब टैक्सेस में छूट होगी,
दैट इज़ द मेन पॉइंट। और रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी चीज़ की रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग है आपके पास, तो आपका जो बिज़नेस है वो बहुत लंबे समय तक चलेगा, तो बिज़नेस फ्रेंडली हुए ये। ऐसे जेड आप समझ सकते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आपने 11th क्लास में पढ़ा, 12th क्लास में पढ़ा होगा इसको, कि जब हमारे पास कोई भी इन्वेस्टर्स है जो आउट ऑफ द कंट्री आते हैं इन्वेस्टर्स, तो हम उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रखते हैं कि वो हमारी कंट्रीज़ को, फॉरेन से जो लोग आते हैं वो हमारी कंट्री को एक डेवलप्ड कंट्री के नाम से देख सके। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जैसे हमने G20 था, तो हमारा एक मेन पॉइंट था जहाँ पर हम बाहर के लोगों को लेकर आते थे, तो वो हमारी कंट्री को एज अ डेवलप्ड कंट्री सी करते थे। बट इट इज़ नॉट रियलिटी, एज वी नो कि हमारी कंट्री डेवलप्ड कंट्री नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बनावट अपनी कंट्री की, और हम अपनी कंपनी की बात करते हैं अब हम, तो कंपनी की जो हमारी बनावट है वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मोरल अपग्रेड करती है। रेगुलेशन होनी चाहिए कंपनी में, रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए। तो ये सब कंपनी के लिए क्या है, बेनिफिट्स के लिए काम करेंगे। सब्सिडीज़, छूट होनी चाहिए। गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो हमें मिलने चाहिए, वो हर कंपनी को मिलते ही हैं, कई बार क्या होता है मिलते ही हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको आप ज़रूर अटैम्प्ट किया करो। मैं हर एक वीडियो में आपको क्वेश्चंस देती हूँ ना, तो आप इसको ज़रूर किया करो। कई बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूरे एज इट इज़ आ जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं एथिटिक्स इन बिजनेस। सो लेट्स मूव ऑन आवर न्यू टॉपिक, दैट इज़ एथिटिक्स इन बिजनेस। अब एथिटिक्स का मतलब क्या होता है? एथिटिक्स मतलब ये होता है कोई भी एंटरप्रेन्योर है उसका मोरल बिहेवियर क्या होता है अपने बिजनेस के टुवर्ड्स, उसके कस्टमर्स के टुवर्ड्स, उसके सोसाइटी के टुवर्ड्स, उसका क्या बिहेवियर है, हम उसे एथिटिक्स और एंटरप्रेन्योर्स एप्रोप्रिएट भी बोलते हैं। और इसकी इम्पॉर्टेंस तो आप जानते ही हैं, बहुत बेसिक है कि अगर जो एंटरप्रेन्योर है उसका बिहेवियर जो है वो अच्छा होगा कस्टमर से, उनके इंटरनल एक्सटर्नल लोगों से, तो वो जो उसका बिजनेस है वो लंबे समय तक बहुत अच्छी तरीके से चल सकेगा। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, हम उसको पढ़ते हैं। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब होता है चीज़ों को साथ में इंटीग्रेट करना, साथ में लेकर आना। तो अगर वो लोगों के साथ उसका बिहेवियर जो है वो अच्छा है, लोगों से, सोसाइटी से उसकी अच्छी बॉन्डिंग है, तो वो चीज़ों को ईजिली इंटीग्रेट कर सकते। नेक्स्ट हम आते हैं लॉयल्टी पे। लॉयल्टी मीन्स वो अपने कस्टमर्स के टूवर्ड्स, अपने सोसाइटी के टूवर्ड्स, अपने कस्टमर्स आप कह सकते हैं, और अपने एम्प्लॉयज़ के टूवर्ड्स लॉयल हो, जो अगर वो कमिटमेंट करे तो उसको कंप्लीट करे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑनेस्टी। ऑनेस्टी होनी चाहिए, मतलब सच्चाई होनी चाहिए हर एक चीज़ की। एटलीस्ट रेगुलर वर्क पे अगर वो लोग काम कर रहे हैं तो ट्रूथफुलनेस कंपनी में होना चाहिए, अदरवाइज चीज़ें अप डाउन्स हमें कंपनी में देखने को मिलते ही हैं ऑब्वियसली। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंसर्न एंड एस्टीम। कंसर्न मतलब होता है चिंता, तो स्टीम मतलब होता है जो आपको समाज के टूवर्ड्स इज्जत मिल रही है, रिस्पेक्ट आप कह सकते हो। तो यहाँ पर अगर वो अपनी सोशली नीड्स, उसका जो बिहेवियर है वो अच्छा है, तो यहाँ पर उसकी जो स्टीम नीड्स हैं वो भी कंप्लीट होंगी, उसको सोसाइटी से सेम वही रिस्पेक्ट मिलेगी, कंसर्न मिलेगा। तो वो चीज़ें अगर आपके ऊपर बेस्ड करते हैं आप किस तरीके से सोसाइटी में अपने आप को अपग्रेड करते हैं। नेक्स्ट आता है फेयरनेस होनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर एक बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, तो उसके अंदर फेयरनेस होनी चाहिए। एटलीस्ट लोगों को इक्वालिटी का मतलब पता होना चाहिए, वहाँ पे कोई बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, तभी हमारी कंपनी जो है वो फ़ायदे में रहेगी। नेक्स्ट आते हैं हम लीडरशिप। जो भी हमारे कंपनी में लीडर है उनको लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए उनके अंदर, और लीडरशिप कैसे करते हैं एटलीस्ट उन्हें ये बातें पता होनी चाहिए। जितने भी मैंने अभी आपको प्रिंसिपल पढ़ाए बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, इनको आप एक बार लर्न ज़रूर कर लेना। ये आपके यहाँ पे चार्ट भी दे रखा है, तो आप इसको एक बार, यही वो है तो इनको ईजी वे में बता दिया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज स्टेप टू डेवलप बिजनेस एस्थेटिक्स इन अ कंपनी। क्या स्टेप्स होते हैं जब आप अपनी कंपनी में एस्थेटिक्स डेवलप कर सकते हैं? इसके 4 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। अगर हम अपनी कंपनी में टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स देते रहेंगे और उन्हें अवेयर करते रहेंगे चीज़ों के बारे में, तो उनकी जो ट्रेनिंग है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनकी डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उनका डेवलपमेंट जो है वो एक स्तर तरीके से चलता रहेगा, तो वहाँ पर उनके लिए एस्थेटिक्स जो है वो कंपनी में बनी रहेगी। नेक्स्ट आता है एस्थेटिक कोड्स। एथिटिक्स कोड का मतलब ये होता है कि हर एक कंपनी के एक पर्सनल कोड होने चाहिए, जहाँ पर कंपनी के हर एक एम्प्लॉयज़ को उसे फॉलो करना चाहिए और उसको अचीव करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। इधर वो एम्प्लॉयज़ हों, कंपनी के अदर मैनेजर्स हो, एवरीवन हैज़ टू फॉलो द सेम एथिटिक्स कोड, तभी हमारी कंपनी में डेवलपमेंट होगी बिजनेस एथिटिक्स की। नेक्स्ट आते हैं हम रिपोर्टिंग मैकेनिज्म में। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म में वो पॉलिसी होती है जहाँ पर हर एक कंपनी में हर एक ट्रांजैक्शन की, हर एक चीज़ की रिपोर्ट होनी चाहिए, जहाँ पर आपने
कंपनी अकाउंट में पढ़ा होगा विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर को हम कहते हैं कि कोई भी इलीगल वर्क होता है ना, तो उसे हम विसल ब्लोअर कहते हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि कोई भी इलीगल हो, लीगल वर्क हो, हर एक चीज़ की रिपोर्टिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट लास्ट आता है एथिकल काउंसलर। इसके अंदर ये होता है कि हर एक एम्प्लॉय को हर एक काउंसलिंग होनी चाहिए। कभी आपने सुना होगा काउंसलिंग है, काउंसलिंग होती रहनी चाहिए जहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग से मोराल अप होगा। अब यहाँ पे आपके नीचे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं इस एक्टिविटी के नीचे, तो आप ये ज़रूर करिए और पूरा जब तक आप ये टॉपिक्स कर रहे हैं उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, और नीचे इसके आंसर्स भी होते हैं तो आप उसको एक बार ज़रूर गो थ्रू करिए। नेक्स्ट हम अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिजनेस। अब हमें पता है कि अगर हम किसी भी सोसाइटी में बिजनेस कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमारा जो बिजनेस है वो सोसाइटी के थ्रू ही चलता है। अगर हम अपना बिजनेस हमने खोल लिया बट सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करने को ही रेडी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने कोई अपने एरिया में कपड़े की दुकान खोल ली, बट लोग ही आपके कपड़े की दुकान में नहीं आते कपड़े लेने, क्योंकि वो आपके बिजनेस से खुश नहीं है, क्योंकि आप ऐसे काम करते हो जिससे एरिया के लोगों को प्रॉब्लम होती है। आप इतनी भीड़ इकट्ठा कर देते हो कि लोगों को प्रॉब्लम होती है जो एरिया में रहते हैं, तो वो आपके बिजनेस से सेटिस्फाइड नहीं है। तो क्या वो आपके यहाँ आएंगे कपड़े लेने? नहीं आएंगे, क्योंकि आपके रिलेशंस उनके साथ अच्छे नहीं हैं। तो वो हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है बिजनेस के थ्रू। अगर हम अपने सोशली हम उन लोगों को सेटिस्फाई कर लेते हैं तो हमारा कुछ उनकी तरफ भी कर्तव्य होता है। एक न्यू टर्म है दैट इज़ हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बोलते हैं, CSR। आप इसे अभी आगे भी पढ़ेंगे तो आप इसे याद कर लीजिए कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को CSR भी बोलता है, दैट इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं रीज़न फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल भी दिया और मैंने आपको बता भी दिया कि हम क्या रीज़न हो सकते हैं। अगर हमें अपना बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रन करना है तो हमें कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेंगी, सोशली पार्ट हमें जो है वो बनना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कंपनी एक्ट 2013 द CSR लेजिस्लेशंस। तो कुछ CSR के द्वारा लेजिस्लेशंस के लिए कुछ एक्ट बनाए गए थे जो कि हमारी कंट्री में आए थे। 1 अप्रैल 2014 में हमारी कंट्री में आए थे ये, जो कंपनीज एक्ट के द्वारा लाए गए थे। तो इनके कुछ प्रोविजंस थे कि जैसे कि कोई प्राइवेट और पब्लिक कंपनी है, उसकी जो टर्नओवर होनी चाहिए वो 1000 करोड़ के आसपास होनी चाहिए, जो उसकी वर्थ है वो 500 करोड़ होनी चाहिए। सारे के सारे जो डिसीजंस हैं वो CSR लेजिस्लेशन लेगी अपनी कमेटी बनाकर। जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो हर एक चीज़ की अथॉरिटी देंगे और रिस्पॉन्सिबल भी होंगे वो हर चीज़ के लिए। तो कुछ इस तरीके से कुछ प्रोविजंस थे जो हमारी कंट्री में लागू करे गए थे। नेक्स्ट आते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉर्पोरेट। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं CSR की, तो थोड़ी बड़ी है ये, थोड़ा आप देखना थोड़ा लेंथी है, तो इसको पढ़ते हैं कि वॉलेंट्री और मैंडेटरी। तो CSR को जो है वो फॉलो करना एक मैंडेटरी टास्क था लोगों के लिए, हर एक बिजनेस के लिए। ये थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों काम होना चाहिए। हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए प्रैक्टिकली भी, और लोगों की नज़रों में भी हमें इनकी इंटेलेक्चुअल भी होनी चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेंड्स को हमें फॉलो करना चाहिए, जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको हमें अपने बिजनेस में लेकर आना चाहिए। एक्सटर्नलिटीज़ पे भी काम करना चाहिए। एक्सटर्नलिटीज़ आप कह सकते हैं जो बाहरी रूप से लोग बिज़नेस को अफेक्ट करता है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होना चाहिए हमें बिज़नेस में, तभी अगर हमारा लॉन्ग टर्म बिज़नेस हमें चलाना है तो हमें सोशली काम करना पड़ेगा, सोशली लोगों के लिए। सोसाइटी के ऑब्लिगेशंस, आपको ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमारे सोसाइटी के प्रति भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशंस बनते हैं। सोशल, अगर हम सोशली ऑब्लिगेट होंगे पूरे तो हमारी सोशल पावर थोड़ी अच्छी हो जाएगी, जिससे हमारा बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा अपग्रेड होगा। हमारी गुडविल अच्छी होगी। गुडविल तो आप पूरी 12th में इसका चैप्टर पढ़ के आएंगे। गुडविल, अगर हम सोशली अच्छे काम करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस हमारा इंटरेक्ट अच्छा होता है तो गुडविल हमारी अच्छी होती है। सोशल अवेयरनेस हमारी बहुत अच्छी होगी, लोग हमें सोशली पहचानेंगे और हम लोगों को सलाह देंगे हमारे इनके बिजनेस में चले जाओ, ये लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं, प्रोडक्ट अच्छे बनाता है, लाइक दिस। यहाँ पर गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस भी कम होंगे। क्या होगा कि अगर लोग तुम्हारे से सेटिस्फाई रहेंगे तो गवर्नमेंट थोड़ा कम इंटरेक्शन, क्योंकि पुलिस भी कहते हैं ना उनके यहाँ जाती है, जिनके यहाँ कहते हैं कि कूड़ा भी हम वहाँ डालते हैं जहाँ पे कूड़े का ढेर होता है। तो ये वही सेम चीज़ है कि अगर कोई आपके कंप्लेनफुल नहीं आएगा, जैसे आपके कुछ छापा पड़ गया, कुछ प्रॉब्लम आपके कंपनी में आ गई, तो लोग अगर आपकी तारीफ़ है, लोग आपसे सेटिस्फाई हैं, तो एक बार को पुलिस भी जो है वो कोऑपरेट करती है। नेक्स्ट आते हैं लॉ और ऑर्डर। लॉ और ऑर्डर भी आपके, और आप उसे फॉलो करते हैं लॉ और ऑर्डर को, तो वो भी आपके लिए फ़ायदे की चीज़ ही है। नेक्स्ट आता है ट्रस्टीशिप, यानी कि आप लोगों का विश्वास भी जीतते हैं अपनी कंपनी से और आपका कंपनी जो है वो बहुत अच्छी चलती है। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं, दैट इज़ आई गेस 5 क्वेश्चंस आर देयर।
यू शुड डू आफ्टर द होल चैप्टर, यू शुड डू दिस क्वेश्चंस। सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ समरी आ रही है, आप इसे एक बार ज़रूर करना। पूरा चैप्टर करने के बाद इसे समरी करा करिए आप, आपके लिए ईजी होगा। पूरा चैप्टर को एक बार, ये पूरी चैप्टर की गो थ्रूएंस होती है। हाँ, लास्ट में इसके कुछ क्वेश्चंस, ये ग्लोसरी आ रही है, ये पूरे चैप्टर के जितने भी डेफिनेशंस होती है ना, ग्लोसरी के रूप में दे रखी होती है। तो आप इसको एक बार बस पढ़ लिया करो, तो पूरा चैप्टर आपने जो पढ़ा है ना, एक बार इसका रिवीजन हो जाएगा समरी और ग्लोसरी से। अब इसके नीचे यहाँ पे जो मैंने आपको ऊपर एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चंस थे ना, उनके आंसर्स हैं ये। तो आप पहले क्वेश्चंस करना, उसके बाद इसके आंसर आप मैच डाउन करना कि आपके कितने सही हैं, और अगर गलत हैं तो क्यों गलत हैं। और यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं 10 क्वेश्चन इनफ है अगर आप इन क्वेश्चन को एग्जाम में करके चले जाते हो तो। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, आई विल मेक द वीडियो फॉर दैट ऑल्सो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर द वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एवरीवन।